हो रही बहस में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उसमें प्रतिभाग किया। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के रिजीम का याद दिलाया। उन्होंने कहा कि 1975 में जब देश की आजादी के 25 वर्ष पूर्ण हो रहे थे, तब आपने संविधान की हत्या करने का काम किया और ये पाप कांग्रेस पार्टी के माथे से कभी नहीं धुलेगा। हाँ, ये सही है। कल प्रधानमंत्री जब सदन में संबोधित करने के लिए आए तो उन्होंने ये बात रखी, लेकिन मैं दूरदर्शिता का कायल हो गया। एक दिन पहले, उसी दिन एक दिन पहले, उनसे पहले जब कांग्रेस की नेता श्रीमती प्रियंका गांधी ने सदन में अपना वक्तव्य दिया, तो उनको पहले से ही पता था कि जब प्रधानमंत्री आएंगे तो वो ये बोलेंगे। इसलिए अपने संबोधन में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया और कहा कि उनको इससे सबक लेना चाहिए, लेकिन वो सबक तो नहीं ले रहे हैं। एक बात कल उनके संबोधन में लगी, खींचा तो बहुत लंबा उन्होंने, लेकिन था क्या उसमें? अपनी तारीफ और कांग्रेस पर हमला। इसके अलावा जो जनता के सरोकार के सवाल थे, इस सवाल पर क्या कहा उन्होंने सदन में? संविधान और संविधान की चर्चा तो बहुत हुई, लेकिन बात करने से तो नहीं न सिर्फ काम चलेगा। संविधान को उसका मुकाम, कम से कम मोदी जी ने नया सदन बनवाया, तो जो नया पार्लियामेंट हाउस है और वहां सर्वोच्च आसन जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष का है, उसके बगल में वो राजशाही का प्रतीक जो राजदंड खड़ा किया गया है, सेंगुल की बात। हाँ, सेंगुल की बात, तो उसे वहां से हटाना चाहिए और वहां पर संविधान को सम्मानजनक ढंग से रखा जाना चाहिए। संविधान की बात करने से तो नहीं होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी संविधान की पुस्तक पर सर तो रख देते हैं, लेकिन संविधान क्या कह रहा है और ठीक उसके आचरण लोकतंत्र की व्यवस्था में। दुनिया का कौन आदमी इसे न्याय कहेगा? लोकतंत्र की व्यवस्था में जब चुनाव की प्रक्रिया और इस प्रक्रिया का संचालन करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग के 3 आयुक्त और इन आयुक्तों की नियुक्ति के सवाल पर जब बुनियाद में बेईमानी दिखाई देगी, कहां लोकतंत्र है, कहां संविधान का सम्मान है? सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति सदन के नेता, देश के प्रधानमंत्री और दूसरे स्थान पर प्रतिपक्ष का नेता और तीसरा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, और ये 3 मिलकर तय करें कौन वो योग्य व्यक्ति है जिसे ये जिम्मेदारी दी जाए। क्या खोट था इस आदेश में? बहुमत की ताकत को, लोकतंत्र बहुमत तंत्र नहीं है, लोकतंत्र के इस जायज फैसले को नाजायज ढंग से हटाया गया, बहुमत तंत्र से हटा दिया गया, दरकिनार कर दिया गया। और चलो, इससे अच्छा कोई फार्मूला लाओ, तो इससे सुंदर, इससे अच्छा जो कानून लाया गया वो क्या है? अदना साधारण आदमी कहता है कि ये बेईमानी है। एक प्रधानमंत्री खुद होंगे, एक प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त जो उन्हीं के मंत्रिपरिषद का एक सदस्य होगा वो होगा, और एक प्रतिपक्ष का नेता होगा। साफ बेईमानी दिखाई दे रही। तो संविधान 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 की बड़ाई बतियाने से तो नहीं चलेगा।
व्यवहार में कहां है? कहा तो उन्होंने सदन में कि वो संविधान का बहुत सम्मान करते हैं और झूठी अफवाहें फैलाई जाती रही। आपके पार्टी के नेताओं ने पूरे चुनाव में ललकारा है कि अगर हमें पर्याप्त बहुमत मिला तो हम संविधान को हटाएंगे, बदलेंगे। 400 पार वाली बात। 400 पार की बात, लेकिन जनता ने उस लायक रखा ही नहीं। अब तो घुटनों के बल हैं आप। अब तो बैसाखी है चंद्रबाबू नायडू की और माननीय नीतीश कुमार जी की। इस बैसाखी पे तो आप खड़े हो, तो अब तो आप संविधान करोगे ही, लेकिन दिल के अंदर तो वही है कि मौका मिल जाए तो संविधान हटा दें। और वो संविधान जो हर भारत के नागरिक के लिए उसकी आजादी का सुरक्षा कवच है, उस संविधान के प्रति आपकी नीयत साफ नहीं है। आपकी कथनी और करनी में भारी अंतर है। उन्होंने ये भी कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की थी, बहुत पुरजोर वकालत की थी। वहां उस दौर के तमाम बड़े नेताओं ने इसकी वकालत की थी, लेकिन इसको लेकर के कहीं ना कहीं अब अलग अलग मत दिखाई देते हैं। हम इसको करेंगे तो क्यों नहीं लाते? क्यों नहीं लाते? चर्चा तो करते हैं और लाते क्यों नहीं? लाएं, सदन में बहस होने दें और बहस के रास्ते से आवश्यक हो तो उसको प्रवर समिति को सौंपे, उसमें उस पर चिंता करने दें, विचार करने दें, और उसके बाद यदि कोई आवश्यक सुझाव आए तो उसको सम्मिलित करते हुए करें ना। करना चाहते तो लाते, क्यों नहीं लाते हैं? सर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के भी अब केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। हम ये भी देख रहे हैं कि इसी शीतकालीन सत्र में कहीं ना कहीं वो मसौदा पेश भी किया जा सकता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के तमाम बातें एक तरीके से दिखाई देती हैं। देखिए, असंतोष भी निकल करके सामने आता है। मोदी जी की बात को समझना, वो कह क्या रहे हैं और करेंगे क्या, इसमें बड़ा बहुत विभेद होता है। जब वो कहते हैं कॉमन सिविल कोड, तो उनकी दृष्टि कहीं पे है, निशाना कहीं पे है और मुंह से बात कुछ है। समझ रहे हैं? उसी तरह से जब ये कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, तो मेरा ख्याल है कि ये भी कहते कुछ हैं और सोचते कुछ हैं, सोच कुछ रहे हैं। मैं तो कहना चाहूंगा कि 2025 में मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे। उन्होंने, उनकी पार्टी ने एक बना रखा है नीति कि जो 75 साल का हो जाए वो सक्रिय राजनीति से और चला जाए उधर मार्गदर्शन मंडल में। तो वो घड़ी सामने आने वाली है, मार्गदर्शक मंडल में जाने वाली। तो उसी शुभ अवसर पर मोदी जी लोकसभा भंग करें, पूरे देश में चुनाव का ऐलान करें, 2 शर्तों का मान लें। एक शर्त वो जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था, उस आदेश के अनुसार देश में 3 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करी जाए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी, ये बैठ जाए और 3 योग्य लोगों को, जब वन नेशन वन इलेक्शन, तो इस रास्ते से आप 3 निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर दें। और दूसरा, यह चुनाव ईवीएम मशीन से न करा के बैलेट पेपर से करा दें। विधानसभा लोकसभा दोनों साथ, जैसे पहला चुनाव हुआ था, दोनों चुनाव साथ हो, वो भी बैलेट से हुआ था।
और ये भी बैलेट से एक बार चुनाव हो जाए। 51 की बात करें, हाँ, 53 में, 57 में तो बैलेट से चुनाव करा दें। निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति निष्पक्ष ढंग से, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था उसके अनुसार करा दें और चुनाव कराएं। हम वेलकम करेंगे, हम स्वागत करेंगे, लेकिन उस अवसर पर कराएं। वो एक इतिहास बनेगा कि मोदी जी रिटायर होने से पहले ये एक बड़ा साहसिक कदम उठा गए। लेकिन मेरा मानना है कि कह रहे हैं, लेकिन इनकी सोच कुछ और है। अब कहां पर निगाहें, कहां पर निशाना, ये वही जानते होंगे। मतलब अफजाल साहब, आप ये कह रहे हैं कि आप इस बात का समर्थन करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन का, आपकी दो शर्तें हैं। कर रहे हैं, दो शर्तों के साथ वो 2025 में उस शुभ अवसर पर करें जब वो मार्गदर्शक मंडल में जाने की तिथि नजदीक हो, उसी वक्त कर दें। आप समर्थन करेंगे उस बात का? अरे बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि, और हम कहेंगे कि ये भी उसी समय पास कर दें कि वो 75 साल की सीमा तोड़ करके अब 80 साल कर दी गई। नया जब चुनाव हो, भले आ जाए खुद लड़ने, लेकिन 75 साल जब इनका पूरा हो, उस अवसर पर लोकसभा को भंग करें और पूरे देश में चुनाव कराएं। चुनाव में निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार, और देश का चुनाव बैलेट पेपर पे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया है, उन्होंने फिर एक बार कहीं ना कहीं टारगेट किया है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ तो हम देखते हैं राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में या फिर राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन में जितने लोग इन्वॉल्व थे उनको सम्मानित किया गया राम मंदिर कंसिक्रेशन सेरेमनी पर। दूसरी तरफ हम डेट बैक करें, ताजमहल जिन्होंने बनवाया, जिन कारीगरों ने बनाया था, उनके हाथ काट दिए गए थे, हाथ चॉप किए गए थे। देखिए, वहां कुछ विशेषज्ञ बैठे रहते हैं, खोजते रहते हैं कि ऐसी कौन से टॉपिक को उनसे बुलवाया जाए जिससे जनता का ध्यान मूल मुद्दों से हट जाए। अब इस समय बुरी तरह से जनता बौखलाई हुई है। उत्तर प्रदेश में पावर कारपोरेशन बेचा जा रहा, बिजली कर्मचारी हड़ताल पे हैं, हाहाकार मची हुई है, भ्रष्टाचार चरम पर है, कानून व्यवस्था की धज्जी उड़ चुकी है, जंगल राज है उत्तर प्रदेश में, योगी के नियंत्रण के बाहर है, सरकार चला नहीं पा रहे। तो कुछ दिनों पहले जो उनका बयान आया, चूंकि आप लोग यह मीडिया और उसमें भी जो गोदी मीडिया की संज्ञा उपाधि मिली हुई है जिन चैनलों को, उन लोगों का यही काम है कि कौन सी जनता की ऐसी उलझन है जिसे छुपाया जाए और कौन सी ऐसी सरकार की विफलता है जिसे पर्दे में डाला जाए और कौन सी ऐसी बात है जिसको आगे बढ़ा करके सारे मुद्दों की तरफ से ध्यान हटाया जाए। तो ये सब बयान कहाँ हो रहा? क्यों नहीं इस बात पे बयान आ रहा कि 400 और 450 रुपए किलो लहसुन का दाम है बाजार में? एक बार योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इस सवाल पे क्यों नहीं आते कि बाजारों में जो महंगाई बढ़ी हुई है